हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी का जो मॉडल पेपर इसको मैंने सॉल्व किया है, पूरा लिखा है कि तो आपको किस प्रकार यूपी बोर्ड में लिखना है पेपर को, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका जो है 70 नंबर का पेपर आएगा। 70 नंबर में से आपको केवल 50 नंबर का ही आपको लिखना है। ठीक है, तो अगर आप मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ इस प्रकार लिखेंगे तो बोर्ड वाला आपको 101% 50 में से 48-49 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अगर आपने इस प्रकार लिखा पेपर तो 101% आपको इतने नंबर मिलेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको किस प्रकार कॉपी को लिखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि आपको किस प्रकार सॉल्व करना है ये पेपर। तो इस प्रकार का आपका आएगा बोर्ड में पेपर। सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। जो 15 मिनट है प्रारंभ के, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं और पूर्णांक 70 होगा। ठीक है, 70 में से आपके 20 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, बाकी का 50 नंबर का आपको लिख के करना है। ठीक है, तो ये अब शुरू के आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिले हैं। पेपर को आपको पढ़ना है, मतलब कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं इसलिए क्योंकि आपको पेपर को पढ़ने के लिए। इसके बाद जो प्रश्न पत्र खंड आ और खंड बा 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, खंड आ और खंड बा में। इसके बाद प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले वॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोलियों को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, ये OMR शीट पर करने आपके खंड आ के सारे क्वेश्चन। इसके बाद खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अंक 1 मिलेगा एक प्रश्न के लिए। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे समय का निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये ऐसे करने हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ से आपका खंड आ जाएगा, यहाँ से आपका खंड आ जाएगा। ठीक है, तो खंड आ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो ये आपको किस पे करने, OMR शीट पे कर रहे हैं। मैं इसी पे टिक लगा दे रहा हूँ। मैंने बता रखा है कि OMR शीट कैसे भरते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो किस युग के हैं, शुक्ल युग के। तो हम कर देंगे शुक्ल युग पे टिक। मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, आप ध्यान रखें आपको क्या भरनी है, OMR शीट भरनी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकंड 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है भाई, चिंतामणि है हमारे निबंध विधा की रचना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इनको पढ़ ही लीजिए, अच्छे से समझ ही लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 3 आता है हमारा, गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, तो गबन किसकी रचना है भाई, गबन है मुंशी प्रेमचंद की रचना। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग कब से कब तक था भाई, तो शुक्ल युग था 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग। इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, वो है आत्मकथा। तो ये आत्मकथा। ठीक है, इसके बाद प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की। इसके बाद अगला, मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला किसकी रचना है, ये है हमारे हरिवंश राय बच्चन की। इसके बाद भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आधुनिक काल है हमारा सन 1848 से अब तक क्या चल रहा है, आधुनिक काल है। मतीराम किस युग के कवि हैं, किस युग के कवि हैं, रीतिकाल युग के कवि। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि जो वीडियो है वो लंबी ना हो जाए। लेकिन एक ध्यान रखें कि जो मैं आपको वीडियो बता रहे हैं वो अच्छे से पढ़ लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो पढ़ जरूर लें। ठीक है, अच्छे से समझ जरूर लें सारे क्वेश्चनों को। इसके बाद हम क्वेश्चन 11 पे आते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य। तो हास्य लगा देंगे हम। सोहत ओढ़े पीठ
पीठ पटु, यहाँ पटु है कट गया है। श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आपते परियो प्रकाश। तो ये किसका है? तो इस उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार? उपमा, उत्प्रतीक्षा, रूपक या श्लेष। तो कौन सा है? उत्प्रतीक्षा अलंकार। इसके बाद रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो कितने चरण होते हैं भाई? ये होते हैं हमारे 4 चरण। इसके बाद आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? उपसर्ग किसे बोलते हैं? जो शब्द में सबसे पहले यूज किया जाता है, तो ये है इसका आ, क्योंकि आ आया है, ठीक है, तो आ। इसके बाद प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के भेद होते हैं 2। इसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो यहाँ है बहुव्रीहि। इसके बाद आंसू का तत्सम रूप है, तो क्या है? अश्रु। अगला क्वेश्चन, यड़ संधि का सूत्र है, तो कौन सा है? इकोय यड़ी, इकोय ये वाला, ठीक है। इसके बाद फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो फलस्य क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये वाला इसका ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, तो कौन सा? प्रथम पुरुष एक वचन, ये है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 20 OMR सीट पे करने हैं आपको क्वेश्चन टोटल, ठीक है, जो कि आपके 20 नंबर के हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी बताए हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने जल्दी आपको बताए हैं। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि आप इन 20 क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें, ठीक है, समझ लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ज़रूर इनको समझ लें। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा खंड बा। क्या आता है? खंड बा। यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है पेपर में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये दे रखा है आपके पाठों से, गद्यांश से दे रखा है, किसी पाठ से ले रखा है, ठीक है, मित्रता हो सकती है। तो ये आपको किस पे करने हैं? ये करने हैं आपको कॉपी पे। तो किस प्रकार लिखने हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैंने ये वाला नहीं किया है, मैंने किया है अथवा वाला। तो आप इन दोनों में से या तो ये कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। या तो मैंने किया है ये वाला अथवा वाला, तो आप अगर आप पहला करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब कैसे करेंगे कॉपी पे, वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से इस प्रकार आपको डालना होगा खंड बा बोर्ड की पेपर में, ठीक है। और प्रश्नोत्तर संख्या 1 वो आपको यहाँ पे लिखनी है। प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्न कौन सा प्रश्न करना है वो, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्केच से डाला है। आप कोई जेल मतलब कि अच्छे पॉइंट वाली पेन ले लें, जिससे कि थोड़ा जो ब्लैक है कलर वो थोड़ा हाईलाइटेड दिखे, ठीक है। इस प्रकार की आपको पेन लेनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। मैं अथवा वाला कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अथवा। फिर इसके बाद मैंने ये लिखा है यहाँ पर, यहाँ का शुरू का हे भगवान, और फिर लास्ट का लिख दिया है ये बना रही है, ऐसे करके फिर डॉट डॉट करके बना रही है, ठीक है। अब प्रस्तुत सबसे पहले क्या पूछेगा? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है संदर्भ, तो आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब कि ये जो लाइनें इची हुई हैं ये वाली, इनका हमें क्या करना है? अर्थ लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है। तो ये हम अर्थ लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर रेखांकित अंश की आप व्याख्या डालोगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लाइन, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख दोगे, ठीक है। 2 था उसमें 2। फिर उसके बाद आप इस प्रकार लिखोगे, हे भगवान मेरे इस पिता को धिक्कार है, जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त की है। जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। यदि हम उसके विरुद्ध करते हैं तो यह हमारा उसके प्रति दुस्साहस ही तो है। वह अपने पिता से कहती है कि यदि भविष्य में विपत्ति आती भी तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते थे। इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना कहीं श्रेष्ठ होता,
क्या आपको इस संसार पर यह भी भरोसा नहीं रहा कि कल को भिखारी को भीख न मिलेगी? यदि आपका यह सोचना है तो गलत है। आपकी सोच के अनुसार कल को यह धरती हिंदू विहीन न हो जाएगी, जो कि एक ब्राह्मण को अपना पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अन्न भिक्षा में न मिलेगी। यदि आप यह सोच रहे हैं तो यह आपकी भयंकर भूल है, ऐसा कदापि नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा बता दिया आपको, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको अब आगे। ठीक है, इसके बाद हमें तीसरा क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो किस कार्य को बताया गया है? तो ममता द्वारा उत्कोच द्वारा धन संचय के कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा आता है हमारा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो या तो आप ये वाला कर सकते हैं या आप ये वाला कर सकते हैं। तो मैंने इसमें किया है पहला वाला, तो मैं यहाँ लिखूँगा सबसे पहले डालूंगा प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर उसके बाद कहाँ से लिया है, ये वाला लिया है मैंने, ये वाला, तो मैं शुरू के ये लिख के और लास्ट के ये लिख दूंगा। ठीक है, डॉट डॉट बीच में करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा है, इसका संदर्भ, क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संदर्भ, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फिर इसका संदर्भ, आपको भी इसी प्रकार लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 2 किया है, कौन सा है, अंश की व्याख्या, रेखाखंड अंश की व्याख्या, तो मैंने यहाँ पे रेखाखंड अंश की व्याख्या की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है उपयुक्त पंक्तियों में पुनरुक्त, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार आपको वहाँ पे पेपर लिखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है तीसरा। क्वेश्चन 30 में संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत दे रखी होगी, उसका आपको संदर्भ लिखना है और उसके बाद उसकी हिंदी में अनुवाद भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3। उसके बाद जिसको भी करना चाहते हो आप, जैसे कि मैंने किया यहाँ पे ये वाला ऐसा नगरी, तो मैंने शुरू के ये 2 अक्षर लिखे, फिर लास्ट के भाषाएं करती, यहाँ पे करती भाषाएं करती डॉट डॉट। ठीक है, इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संदर्भ, जो भी जिस पार्ट से लिया गया है वो, और फिर इसके बाद करेंगे हम इसका हिंदी में अनुवाद, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 आता है, वो भी संस्कृत से ही है। संस्कृत में इस बार हमें श्लोक का अर्थ लिखना है। ठीक है, पद्यांश में एक श्लोक का अर्थ करना है, किसके साथ, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो यहाँ भी सबसे पहले डालोगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालोगे। फिर मैंने अथवा वाला किया है, सर्वे भवन्तु, ये वाला सर्वे भवन्तु सर्वे, तो मैंने यहाँ के ये लिखे हैं और लास्ट के 2 लिखे हैं। ठीक है, सर्वे भवन्तु और ये वाला। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इसका सबसे पहले क्या लिखा है, संदर्भ लिखा है, जिस पार्ट से लिया गया है। इसके बाद हमने इसका क्या किया है, हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, हिंदी में सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब कल्याण देखें, कोई भी दुखी ना हो, ये इसका अर्थ था, तो हमने ये अर्थ कर दिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 5। तो क्वेश्चन आता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपका जो भी आपने पढ़ रखा है उसमें से, इन सारों में से केवल एक ही देना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 को आप बड़े ध्यान से करना है, केवल आपको एक का ही आंसर करना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं इसमें, अभी ये देखो और ये रहे इसमें। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़ रखा है, वो आपको इसमें से केवल कितना करना है, केवल और केवल एक प्रश्न का उत्तर देना, ये ध्यान रखें, केवल एक प्रश्न का ही। ठीक है, जो 3 नंबर का है आपका। तो मैंने यहाँ पे किया है कर्ण छा वाला ऑप्शन किया है, ये वाला, तो मैं यही दिखा दे रहा हूँ, आपको जो याद हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया है कर्ण काव्य के आधार पर धुत सभा में द्रौपदी, ये मैंने सारांश लिखा है इसका, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले डालेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या 5, फिर उसके बाद धुत सभा में द्रौपदी, फिर हमने उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा ब्यौरा उसका लिखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 6। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, 6।
6 में क्या करना है, दिए गए, अब 6 के 2 भाग हैं, एक तो का है और एक खा है, ठीक है। तो का में आपको एक लेखक का जीवन परिचय करना है, जीवन परिचय सहित उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है, उनकी एक प्रमुख रचना लिखनी है। तो सबसे पहले इसमें से जो आपको आता है वो लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, 6 का है तो यहाँ पे डालोगे 6 का, ठीक है। इसके बाद जिसका भी आप लिख रहे हैं वो यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद उनका जीवन परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय लिखने के बाद हम उनकी यहाँ पे रचनाएं लिख देंगे, जो भी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी इतनी रचना है तो मैंने यहाँ लिख दी। इसके बाद हमारा आता है खंड खा। खंड खा में क्या होता है, एक कवि का जीवन परिचय देना होता है, जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी हमने प्रश्न लिखा है, महाकवि सूरदास का लिखा है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 का खा डालेंगे, खा के बाद जिस कवि का आप को लिखना है वो लिखेंगे। मैंने महाकवि सूरदास जी का लिखा है, तो आप जिसका लिखना चाहें उसका लिख सकते हैं। तो मैंने महाकवि सूरदास जी का सबसे पहले यहाँ जीवन परिचय लिखा, उसके बाद फिर मैंने जीवन परिचय लिखने के बाद इनकी क्या लिखी, फिर इनकी हमने रचनाएँ लिखी, ठीक है, रचनाएँ लिखी हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है आपको संस्कृत में से, जो आपको ने पढ़ रखा है, ठीक है, प्रश्न पत्र में ना आया हो, ध्यान रखना है। केवल वो वाला लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा ना हो जो प्रश्न पत्र में आया वही आप उसमें लिखा हो, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न पत्र में ना आया हो ये भी एक हाईलाइटेड वर्ड किया है उसमें, ठीक है। तो मैंने इसमें लिख दिया है वंदनम वरडम वाप जजो वाप पराजय व्यत्र श्रमो वीर वीर भावो ही वीरता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में किन्हीं दो प्रश्न देने संस्कृत में, ठीक है, उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मैंने 2 के दिए हैं, प्रश्न संख्या डालेंगे कौन सा है, प्रश्न संख्या 8 है तो हम डाल देंगे प्रश्न संख्या 8। इसके बाद मैंने लिया है दूसरा ये वाला पुरुराज का आसीत, तो पुरुराज एक बार भारत वीर आसीत, ठीक है। इसके बाद फिर लिखा है वीर कैन्य पूज्यते, तो वीर वीरेंद्र पूज्यते। इसके बाद हमारा 9 नंबर का आता है एक निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, जो आपको इसमें से आता हो उस पर लिख सकते हैं। मैंने पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखे हैं, तो आप जो लिखना चाहें, आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, आप जिस पर चाहें उस पर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 9 पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो मैंने यहाँ लिखे हैं एक पॉइंट, टोटल 12 पॉइंट लिखे हैं। ये मैंने पॉइंट लिखे हैं 4, इसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना है हिंदी का पेपर। अगर आप इस प्रकार पेपर लिखेंगे तो आप 101% आपको 100 में से 95% नंबर मिलेंगे, अगर आप इस प्रकार करते हैं तो, ठीक है। तो अब आपको हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।